मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद वीडियो बनाना फिर अभी शुरू कर रहा हूं। देखें, आज शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो इस विषय पर विचार करता है कि शासन के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। क्या इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए अथवा तीनों अंग एक दूसरे से पृथक रहते हुए काम करना चाहिए। जब भी हम एक व्यवस्था की स्थापना करते हैं तो उसमें 3 काम किए जाते हैं। एक, कानून बनाना, दूसरा कानून क्रियान्वयन करना और तीसरा न्याय करना, व्याख्या करना और अपराधियों को दंडित करना। 3 काम माने जाते हैं और इन 3 कार्यों के आधार पर शासन के 3 अंग बनाए गए हैं। व्यवस्थापिका वह संगठन है जो कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है। यह शासन के 3 काम हैं। यदि आप एक छोटा सा भी संगठन बनाते हैं तो उसमें भी ये तीनों कार्य होते हैं कि कानून बनाना, कानूनों का क्रियान्वयन करना और कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना। ये तीनों काम प्रत्येक संगठन में, प्रत्येक व्यवस्था में, प्रत्येक संस्था में अवश्य ही पाई जाती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 3 काम है शासन के, 3 अलग अलग संगठनों में वर्गीकृत होना चाहिए या एक ही स्थान पर तीनों अंगों को मिलकर के काम करना चाहिए। इस विषय में अनेक विचारकों का यह मत है कि तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए अपना काम करना चाहिए। इस विषय में मॉन्टेस्क्यू ऐसा पहला विचारक है जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसकी वैज्ञानिक विवेचना की कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। यदि ये तीनों अंग पृथक हैं तो नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार सुरक्षित रहेंगी, लेकिन यदि इन तीनों में से कोई भी 2 अंग मिल जाते हैं तो यह नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरनाक स्थिति ला सकती है। मॉन्टेस्क्यू ने 1748 में 1748 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ, हिंदी में कह सकते हैं कानून की भावना। और इस स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक को हिंदी में अनुवादित किया गया है। उसका नाम है विधि विधानों की प्रकृति। तो मॉन्टेस्क्यू ने, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक था, 1748 में स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक में उसने इस सिद्धांत का वैज्ञानिक विवेचन किया और इस सिद्धांत को स्थापित किया कि शासन के तीनों अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए और एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांस का नागरिक था। वह नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का बहुत बड़ा समर्थक था। मॉन्टेस्क्यू जब फ्रांस में था, मतलब 1748 के आसपास, तो उस समय फ्रांस में लुई वंश का निरंकुश शासन चला करता था और उसने देखा कि फ्रांस में नागरिकों को न तो कोई अधिकार प्राप्त है, न कोई स्वतंत्रता प्राप्त है। वह इंग्लैंड घूमने गया। इंग्लैंड में उसने देखा कि वहां व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानूनों के क्रियान्वयन का काम करती है और न्यायपालिका
कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है। उसने यह पाया कि ब्रिटिश नागरिक फ्रांस के नागरिकों की तुलना में अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्रांस में नागरिकों को न तो कोई अधिकार प्राप्त है न कोई स्वतंत्रता प्राप्त है। उसने इंग्लैंड के शासन व्यवस्था का अध्ययन करके यह पाया कि इंग्लैंड में व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका अपराधियों को दंडित करने का काम करती है। तो इस आधार पर उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि इंग्लैंड में शासन के तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक हैं, तीनों अंग अपना अपना काम करते हैं, इसलिए ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हैं। लेकिन फ्रांस में चूंकि सभी शक्तियां विधायी, कार्यपालिक और न्यायिक तीनों शक्तियां चूंकि एक व्यक्ति, एक सम्राट के द्वारा व्यवहृत होती हैं, इसलिए फ्रांस के नागरिकों को न तो कोई अधिकार है न कोई स्वतंत्रता प्राप्त है। इस आधार पर उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह कहा कि जहां कहीं भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अंगों की शक्तियां एक व्यक्ति या एक संगठन के द्वारा संचालित होती हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से स्वतंत्रता का हनन होगा। स्वतंत्रता का हनन क्यों होगा? क्योंकि जो कानून बनाएगा वही क्रियान्वित करेगा, तो वह अपनी मर्जी से नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर सकेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। यदि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों अंग मिल जाते हैं या दोनों अंगों की शक्तियां एक संगठन या एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती हैं, तो वहां पर स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जो कानून बनाएगा वही उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करेगा। मनमानी दोनों कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शक्तियों को एक ही संगठन या व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाएगा, तो वहां पर मनमानी और निरंकुशता की स्थापना होगी। और यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाए, मतलब कि एक व्यक्ति या एक संगठन के द्वारा, एक संस्था के द्वारा यदि तीनों शक्तियों का उपयोग होने लगे, तो वहां पर स्वेच्छाचारिता की स्थापना होगी। और इसलिए मॉन्टेस्क्यू कहता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता पूर्वक काम करें और एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त हों। और जब ये तीनों काम अलग अलग संगठन के द्वारा होंगे, वहां पर ही नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। इसलिए उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि तीनों शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। एक दूसरे के हस्तक्षेप से ये तीनों अंग मुक्त होते हुए अपना निर्धारित काम करना चाहिए। ये है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। एक लाइन में कहें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यह कहता है कि व्यवस्थापिका कानून बनाए, न तो वह कानून लागू करे, न कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करे। कार्यपालिका का काम केवल कानूनों को लागू करना है, वह न तो कानून बनाए न उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करे। न्यायपालिका का काम केवल अपराधियों को दंडित करना है, कानून की व्याख्या करना है, वह अपना काम करे, वह न तो कानून बनाए न कानून को क्रियान्वित करने का काम करे। तीनों अंगों की शक्तियां पृथक हों, एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त हों, तीनों अंग अपना अपना काम करें। यह है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। इस सिद्धांत को दुनिया में सबसे पहले और आखिरी बार भी आप कह सकते हैं अमेरिका के संविधान में क्रियान्वित किया गया। दुनिया में आज तक जितने भी राष्ट्र बने, जितने भी संविधान की व्यवस्थाओं की स्थापना हुई, उनमें केवल अमेरिका का एकमात्र संविधान है जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। मतलब यह है कि अमेरिका का संविधान जो है वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित दुनिया का एकमात्र संविधान है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो व्यावहारिक रूप है हमें केवल अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। वह कैसे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
अमेरिका में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 अंग है। तीनों अंगों में शक्तियां बटी हुई है। अमेरिकन संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि अमेरिका की विधायी शक्ति एक कांग्रेस में, मतलब व्यवस्थापिका में निहित होगी, जिसके 2 सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। मतलब संविधान कहता है कि अमेरिका की विधायी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसके 2 सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। दूसरी बात, व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में कांग्रेस स्वतंत्रता पूर्वक कानूनों का निर्माण करती है, विधेयक पास करती है। विधेयक कोई दूसरा पेश नहीं करता, केवल सदस्य ही, सदन के सदस्य ही विधेयक पेश करते हैं। उन विधेयकों पर कांग्रेस के दोनों सदनों में चर्चा होती है और उसको पारित किया जाता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक इसे कानून निर्माण करने का अधिकार है। दूसरा, कार्यपालिका के द्वारा कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी सदन को भंग नहीं कर सकता। तीसरा, भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन वे स्वयं बुलाते हैं, राष्ट्रपति अधिवेशन नहीं बुलाता है। फिर भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रत्येक मंत्री संसद की बैठकों में उपस्थित होता है। अमेरिका में कोई भी मंत्री संसद की बैठक में उपस्थित नहीं होता। न तो वह कांग्रेस का व्यवस्थापिका का सदस्य होता है और न ही कभी उसकी अधिवेशनों में भाग लेता है। और इस प्रकार से इन 5 प्रावधानों का उल्लेख हम कर सकते हैं और जिसके आधार पर कह सकते हैं कि अमेरिका में व्यवस्थापिका अपना काम करती है और उस पर न तो कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है और न ही न्यायपालिका का। तो इस प्रकार से अमेरिका में कांग्रेस अपनी तरह से अपने क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है। अब देखें जरा कार्यपालिका पर। कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के हस्तक्षेप से किस प्रकार से मुक्त है। सबसे पहले अनुच्छेद 2, अमेरिकन संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। द एक्सिक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिकन संविधान के जो 3 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3। अनुच्छेद 1 कहता है अमेरिका की विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित होगी, 2 सदनों में निहित होगी। अनुच्छेद 2 कहता है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 3 कहता है अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में निहित होगी। स्पष्ट रूप से अमेरिका का संविधान इन तीनों बातों का प्रतिपादन करता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरी बात, अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक स्वतंत्र निर्वाचक मंडल करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदस्य मिलकर करते हैं, मतलब व्यवस्थापिका के सदस्य मिलकर करते हैं। अमेरिका में एक स्वतंत्र निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। तीसरी बात, कोई भी मंत्री अमेरिका में व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता। संसदीय शासन में प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अमेरिका का कोई भी मंत्री संसद का सदस्य, कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। तीसरी चीज, अमेरिका में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। भारत में संसदीय व्यवस्था है, इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है, तो भारत और इंग्लैंड में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उसे पद से हटाया जा सकता है। अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जिस प्रकार से भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, अमेरिका में कोई भी मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका को भी शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत रखा गया है और उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार से अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता।
अब देखें न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 3 कहता है कि अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में निहित होगी, जिसे कांग्रेस समय समय पर कानून बना करके स्थापित करे। तो अमेरिकन संविधान स्पष्ट कहता है कि अमेरिका की शक्तियां न्यायपालिका में, अमेरिका की न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित होगी। दूसरी चीज, न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तीसरी चीज, इनके वेतन में एक बार जब कोई न्यायाधीश पद ग्रहण करता है तो कांग्रेस मतलब कि व्यवस्थापिका उसका वेतन निश्चित कर देती है। उसके वेतन में, उसके कार्यकाल में न तो कमी की जा सकती है न वृद्धि की जा सकती है। और चौथी चीज, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया को बहुत कठिन रखा गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अमेरिका में शक्ति प्रसरण का सिद्धांत लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत तीनों अंग अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप स्वीकार न करते हुए पूरी तरह से स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं और अपना निश्चित काम करते हैं। ये तीनों अंग एक दूसरे के हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त है। अब जरा देखें कि मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहा जाता है कि उसने ब्रिटिश संविधान का गलत पर्यवेक्षण किया लेकिन सही सिद्धांत का निर्माण किया। यह मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता कहिए या एक यूनिक चीज कहिए कि मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान का पर्यवेक्षण तो गलत किया लेकिन सही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहां पर गलती मॉन्टेस्क्यू से कहां हुई, किस प्रकार से हुई? यदि हम ब्रिटिश संविधान का अवलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि इंग्लैंड में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन के ये तीनों अंग हैं। इन तीन अंगों में सबसे पहले व्यवस्थापिका पर चर्चा करें। व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट। इसके दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका दो भाग में बटी हुई है, एक सम्राट, दूसरा मंत्रिमंडल। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में सम्राट आता है, वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आता है। और तीसरा है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिएगा इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में तीनों अंग किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। और इनकी संबद्धता ऐसी है कि इनको आप अलग नहीं कर सकते। और यहीं पर मॉन्टेस्क्यू ने गलत पर्यवेक्षण किया। वो कैसे, देखिएगा। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का निर्वाचन जब कभी भी होता है तो उसका बहुमत दल अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। उस बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य अनिवार्यतः होता है। प्रत्येक मंत्री संसद की बैठकों में उपस्थित होता है, वाद विवाद में, बहसों में, वार्ताओं में भाग लेता है और संसद मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकती है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते। यही स्थिति भारत में भी है, क्योंकि भारत में भी संसदीय पद्धति को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से एक तरफ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल का आधार यह है कि उसके पास संसद के प्रथम सदन का, हाउस ऑफ कॉमन्स का बहुमत का विश्वास है या नहीं है। जब तक प्रथम सदन के बहुमत का विश्वास मंत्रिमंडल के पास है तब तक मंत्रिमंडल काम करता है। जैसे ही उसके हाथ से बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाता है, मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों मिल गए, जुड़ गए, एक दूसरे से पूरी तरह से संबद्ध हो गए। अब जरा देखें न्यायपालिका को। इंग्लैंड का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सर्वोच्च न्यायालय का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वही व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है। तो व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वही इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय है। तो देखिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से संबद्ध हैं, तीनों एक दूसरे से पृथक नहीं है।
लेकिन ये जो मॉन्टेस्क्यू का गलत परिवेक्षण है, परिवेक्षण तो गलत है, लेकिन उसका सिद्धांत सही है कि शासन के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए, अलग अलग रह करके उन्हें काम करना चाहिए, एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। यह है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब इसमें एक समस्या आती है। शासन के तीनों, शासन एक इकाई है, शासन एक होता है, उसके तीन इकाइयां हो गई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि शासन के इन तीन अंगों के बीच संबंध न हो, उनके बीच समन्वय न हो, तो शासन चलेगा कैसे? इनके बीच समन्वय क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, उन्हीं कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है और उन कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका दंडित करती है। व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिसकी आवश्यकता कार्यपालिका महसूस करे, क्योंकि कार्यपालिका शासन चलाता है। जो शासन चलाता है उसको पता होता है कि देश के किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। उसके बाद न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी कानूनों को ध्यान में रखते हुए न्याय करना चाहिए। तो जब तक तीनों के बीच समन्वय न हो, तीनों के बीच जब तक संबंध न हो, तब तक शासन की गाड़ी का संचालन करना संभव नहीं है। तो तीनों के बीच समन्वय होना चाहिए। यदि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, तो निश्चित मानिए कि शासन की ये तीन अंग मनमानी करेंगे, निरंकुशता पूर्वक व्यवहार करेंगे और शासन की गाड़ी संचालित नहीं हो सकती। इसलिए एक व्यवस्था यह की गई है कि शासन के इन तीन अंगों के बीच ऐसा संबंध रखा जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण करें। शासन के ये तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण करें और शासन का संचालन करें। ये है। तो शासन के तीनों अंगों के बीच एक नियंत्रण का भाव स्थापित होना चाहिए। नियंत्रण कैसे? कि हर एक अंग पर, हर एक संगठन पर, संस्था पर अन्य दो का नियंत्रण हो। मतलब व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका, न्यायपालिका का नियंत्रण हो, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण हो, न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का नियंत्रण हो। तो इसलिए इसे चेक एंड बैलेंसेस, मतलब नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण होता है, जिससे शासन में संतुलन की स्थापना होती है और शासन अच्छी तरह से संचालित होता है। तो देखें, चेक्स एंड बैलेंसेस के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर एक दूसरे का नियंत्रण किस प्रकार से अमेरिका में स्थापित किया गया है। सबसे पहले देखें कि व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण कैसे है। जैसे व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण क्या है? वह कार्यपालिका का नियंत्रण सबसे पहले यह है कि व्यवस्थापिका अपना साधारण अधिवेशन खुद बुलाती है। कांग्रेस अपना साधारण अधिवेशन खुद बुलाती है, लेकिन विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नंबर 2, कांग्रेस का अधिवेशन कब तक चलेगा यह कांग्रेस खुद तय करती है, लेकिन अधिवेशन स्थगित करने के बारे में दोनों सदनों के बीच यदि मतभेद हो जाए, यदि एक सदन कहे कि 10 तारीख तक अधिवेशन चलेगा, दूसरा सदन कहता है कि 15 तारीख तक चलेगा, यदि अधिवेशन स्थगित करने के बारे में दोनों सदनों में तिथियों में मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति अधिवेशन स्थगन की तिथि तय करता है। नियंत्रण हुआ। विशेष अधिवेशन बुलाना, यह भी राष्ट्रपति का नियंत्रण हुआ व्यवस्थापिका पर। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका कांग्रेस जो भी विधेयक पास करती है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इंकार करके व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। उसे वीटो और पॉकेट वीटो
दोनों प्रकार की शक्तियां संविधान देता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका के कार्यों पर राष्ट्रपति का नियंत्रण स्थापित किया गया है। ऐसे ही व्यवस्थापिका पर न्यायिक नियंत्रण को देखिएगा। यदि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। मतलब व्यवस्थापिका कांग्रेस के प्रत्येक कानूनों पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। यह न्यायपालिका का व्यवस्थापिका पर कांग्रेस पर सबसे बड़ा नियंत्रण है। अब देखें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण। पहले चरण में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का जो नियंत्रण है वह क्या है कि व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का सहारा लेती है। मतलब कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग से पद से हटा सकती है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति जितने भी नियुक्तियां करता है, अपॉइंटमेंट्स करता है, प्रत्येक नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति चाहिए। सीनेट स्वीकृति देने से मना करके राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति दुनिया के दूसरे देशों से जितनी भी संधियां समझौते करता है, इन सभी संधियों पर सीनेट की 2/3 बहुमत की स्वीकृति चाहिए। सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियों को अस्वीकृत करके राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखता है। और जितने भी बजट प्रस्ताव होते हैं तब तक स्वीकृत नहीं होंगे जब तक कि कांग्रेस के दोनों सदन उसको अपनी स्वीकृति प्रदान न करें, तब तक बजट के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। तो बजट पर स्वीकृति देकर के कांग्रेस राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। और राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग करता है तो कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस वीटो को निरस्त कर सकते हैं। यह है कार्यपालिका पर राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण। इसी प्रकार से कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति पर न्यायिक नियंत्रण भी होता है। क्या न्यायिक नियंत्रण है कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है यदि यह संविधान के विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अवैध घोषित कर सकता है। यह न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण हुआ। अब देखें न्यायपालिका विधायी और कार्यपालिका नियंत्रण देखें। न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति करके राष्ट्रपति न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है सीनेट से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, तो सीनेट नियुक्तियों पर स्वीकृति न दे करके न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। तो नियुक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति कार्यपालिका को न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से यदि न्यायपालिका का कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार करता है, कोई दुराचार करता है, कोई गलत काम करता है, असंवैधानिक काम करता है, तो कांग्रेस व्यवस्थापिका उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। तो ये व्यवस्थापिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण हुआ। और मान लीजिए न्यायपालिका कोई ऐसा निर्णय दे देती है जो कि व्यवस्था के विपरीत हो, तो कांग्रेस उस न्यायिक निर्णय को निरस्त करने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है या कानून बना सकती है। तो देखते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन तीनों अंगों पर एक दूसरे का नियंत्रण स्थापित करके अमेरिका में एक संतुलन की स्थापना की गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने के बाद दुनिया के अन्य देशों में न तो इस पर कभी चर्चा हुई, न कभी इस बार की कोई व्यवस्था की गई। दुनिया के अन्य किसी भी देश में इस सिद्धांत को क्रियान्वित नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका के लोग आज भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। न केवल स्वीकार करते हैं अपितु इस सिद्धांत पर आधारित संविधान, अमेरिका का संविधान, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान बनकर के अभी भी चल रहा है। इसके गुण दोषों के संक्षिप्त में चर्चा करें। जहां तक गुण का प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यदि तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक हों, इससे स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तीनों अंग एक दूसरे पर
एक दूसरे के नियंत्रण से मुक्त होते हुए पूरी तरह से काम करते हैं। उनमें एक स्पेशलाइजेशन आता है, कार्य विशेषीकरण आता है कि एक अंग जब अपना ही एक निश्चित काम करता है तो उसमें निश्चित रूप से विशेषज्ञता आ जाती है, दक्षता आ जाती है, कौशल आ जाता है। इससे शासन का कार्य, अपने विभाग का काम बहुत ही अच्छी तरह से संचालित होता है और इससे एक दूसरे से हस्तक्षेप से मुक्त होने के कारण शासन सुगम हो जाता है। शासन पर या तीनों अंगों के कार्यों पर एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है, एक दूसरे से अड़ंगेबाजी नहीं होती, एक दूसरे के कार्य को उंगली बुलंद नहीं करते, अपना काम बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए इसे सुगम शासन का प्रतीक माना जाता है। जहां तक दोषों का प्रश्न है, दोष इसको कहते हैं यह अवैज्ञानिक पृथक्करण है। शासन की तीनों इकाइयों के बीच संबंधों का होना आवश्यक है। जब तक संबंध स्थापित नहीं होंगे तब तक देश नहीं चलेगा। तो इनका पृथक्करण करना सर्वथा अवैज्ञानिक स्थिति है। एक छोटा सा घरेलू उदाहरण ले लीजिए कि पति और पत्नी हैं, पत्नी घर चलाती है, पति पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। यदि पत्नी कहे आज शाम आज घर में नमक नहीं है, नमक लेकर आइए, और पति देव पत्नी को खुश करने के लिए साड़ी एक बढ़िया सा लेकर आ जाते हैं, तो घर कैसे चलेगा? दोनों के बीच संबंधों का होना आवश्यक है, समन्वय का होना आवश्यक है। जब तक समन्वय नहीं होगा देश नहीं चलेगा। तो व्यवस्थापिका उन्हीं कानूनों को यदि पारित करे जिन कानूनों की आवश्यकता कार्यपालिका को है, तब जाकर के देश चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यदि कार्यपालिका प्रशासन का काम करता है, उसको पता है कि कहां पर किस मात्रा में सहयोग या पैसे की आवश्यकता है, और ये पैसे जब तक व्यवस्थापिका स्वीकृति नहीं देगी तब तक देश कैसे चलेगा। तो दोनों तीनों अंगों के बीच एक समन्वय का होना आवश्यक है। समन्वय स्थापित जब तक नहीं होगा देश नहीं चलेगा। यदि हम पृथक्करण की बात करते हैं तो पृथक्करण से देश नहीं चल सकता, शासन नहीं चल सकता। और इस सिद्धांत की एक कमजोरी यह है कि आज तक इसे अमेरिका के अलावा अन्य किसी देश में लागू नहीं किया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत उतना आवश्यक नहीं है जितना कि इसको बताया जाता है। लेकिन दुनिया में एकमात्र अमेरिका का संविधान है जिसे आज दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान कहा जाता है, और आज वह बहुत ही अच्छी तरह से न केवल चल रहा है अपितु अमेरिकन नागरिकों को, जनता को अपने संविधान पर बहुत गर्व भी है, क्योंकि इस सिद्धांत ने आज तक अमेरिका की व्यवस्था को बनाए रखा है। यह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आपको धन्यवाद।